श्री विपिन सिंह जी, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी, तपसी धाम बस्ती से पधारे महंत जय बख्श दास जी, आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित KIPM गीडा के चेयरमैन इंजीनियर RD सिंह जी, डॉक्टर SC कौशिक जी, रामदेव सिंह जी, ओम प्रकाश सिंह जी, श्री राधेश्याम चंद जी, रणंजय सिंह जी, डॉक्टर दिनेश सिंह सारथी जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी उपस्थित विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों, आज आप सबने यहाँ पर महाराणा प्रताप इस भव्य प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं कि एक राष्ट्र नायक के अनुरूप उनकी भव्य प्रतिमा की स्थापना करके भारत की राष्ट्रीयता के प्रति, देश और धर्म के प्रति जिन कर्तव्यों का निर्वहन महाराणा प्रताप ने किया था, उस मार्ग का अनुसरण करते हुए हम सब अपने समाज और अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजर सके, कुछ कर सके, इसके साथ आज इस संकल्प के साथ जुड़ते हुए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। भाइयों बहनों, महाराणा प्रताप का त्याग और बलिदान वह केवल अपने राज्य के लिए नहीं था, राज्य के लिए मात्र नहीं था, वह परिवार का भी नहीं था, उनका त्याग और बलिदान देश के लिए था, धर्म के लिए था। याद करिए, जब उनके पास अकबर की संधि का प्रस्ताव लेकर के जयपुर के राजा पहुंचे, उन्होंने आवभगत तो किया, लेकिन उन्होंने उनके साथ स्वयं भोजन नहीं किया और उन्होंने इस बात के लिए उन पर विरोध दर्ज किया। एक ही आसन लगाया गया। जब जयपुर के राजा ने इस बात पर आपत्ति की कि मैं अकेले नहीं, मुझे तो महाराणा के साथ ही भोजन लेना था, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा पुत्र साथ में, आपका साथ वहां पे आपकी सेवा में रहेगा। महाराणा प्रताप से जब इस बात को कहा गया कि आखिर आपने जयपुर के नरेश के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया, उनका साफ कहना था कि स्वदेश और स्वधर्म के लिए जिस व्यक्ति के मन में सम्मान का भाव न हो, स्वच्छ राज्य के लिए जो व्यक्ति अपने स्वाभिमान के साथ समझौता करता हो, उसके साथ मेवाड़ का ये राजवंश कभी भी कोई समझौता नहीं कर सकता है। और आपने देखा होगा, महाराणा प्रताप ने जो लड़ाई लड़ी थी वो स्वदेश और स्वधर्म के लिए। वो लड़ाई जाति की लड़ाई नहीं थी, देश और धर्म की लड़ाई थी। और यही कारण था कि महाराणा प्रताप के उस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अगर जो भी किले उस समय भले कुछ खोए हों, लेकिन कुछ अंतराल के उपरांत उन्होंने सभी दुर्ग और किलों को वापस जीत करके
न केवल सनातन धर्म का बल्कि भारत के स्वाभिमान को बढ़ाने का काम भी किया और इतिहास इसीलिए आज भी उन्हें उसी भाव के साथ सम्मान देता है। लेकिन महाराणा प्रताप इस लड़ाई में सफल कैसे हुए, एक राष्ट्र नायक के रूप में कैसे उभर गए? इसके लिए उनकी सेना, और सेना ही नहीं उनके चेतक का भी तो योगदान है, उनकी सेना का योगदान भी है, भामाशाह का योगदान भी है, उनके सेनापति पुंजा जैसे सेनापतियों का भी योगदान है, और भील और मीना उस क्षेत्र के जुड़े हुए वे जनजातीय समुदाय भी जिन्हें दुर्भाग्य से आने वाले समय में हमने छुआछूत और अस्पृश्यता के तहत अपने आप से अलग कर दिया। यानी जो जाति देश और समाज के लिए लड़ रही हो उसके साथ छुआछूत हो, भेदभाव हो, इससे बड़ा महापाप और क्या हो सकता है? जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो। मुझे अरावली की उन पहाड़ियों में आज से लगभग 20-25 वर्ष पहले माउंट आबू के आगे एक जगह जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। हमारे नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए एक आश्रम का उद्घाटन वहां होना था, जो वनवासी छात्रों के लिए, वहां के भील और मीना जाति के बच्चों के लिए एक छात्रावास की व्यवस्था वहां संचालित होना था। उसके उद्घाटन में जाना था। उद्घाटन तो मैंने आश्रम का कर लिया, लेकिन मैंने पूछा पानी कहां से आएगा, तो पता लगा कि साहब बरसात में जो भी पानी इकट्ठा होगा उसी पानी को वे अंडरग्राउंड सुरक्षित रखते हैं और फिर साल भर उसका उपयोग करते हैं। तो मैंने कहा बरसात का पानी एक बार इकट्ठा होकर के फिर साल भर उसका उपयोग? लोगों ने कहा हाँ। तो वहां के मीन और जो भील और मीना समुदाय के लोग थे, मैंने उन लोगों से कहा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी आप लोग इस पहाड़ी में क्यों रहते हैं? आखिर आप नीचे जाइए, सरकार आपकी व्यवस्था करेगी, हम लोग भी बात करते हैं। उन्होंने कहा सरकार हमें नीचे जाकर के जमीन दे देगी, सरकार हमें नीचे मकान दे देगी, लेकिन सरकार क्या वह स्वाभिमान हमारा दे पाएगी? वह स्वाभिमान जो महाराणा प्रताप के साथ विधर्मियों के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए हमारे पूर्वजों ने वीर गति को प्राप्त किया था, क्या वह स्वाभिमान हमें कोई सरकार दे पाएगी? और भाइयों बहनों, कितनी बड़ी बात, उन जंगलों में रहने वाले उन जनजातीय समुदाय के लोगों के मुंह से निकल रहा था। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, हमें कोई सरकार दे पाएगी? और भाइयों बहनों, कितनी बड़ी बात, उन जंगलों में रहने वाले उन जनजातीय समुदाय के लोगों के मुंह से निकल रहा था। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, हमारा दायित्व बनता है कि जिन कारणों से देश गुलाम हुआ, पददलित हुआ, मठ मंदिर तोड़े गए, धर्मस्थल नष्ट किए गए, छुआछूत और अस्पृश्यता के उस भाव को जितनी जल्दी समाप्त करके तिलांजलि दे सकें, वह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। देश और धर्म के लिए महाराणा प्रताप बलिदान हो, छत्रपति शिवाजी महाराज का बलिदान हो, गुरु गोविंद सिंह जी का बलिदान हो, या अनगिनत उन राष्ट्र नायकों का जिन्होंने अलग अलग कालखंड में आकर के अपने सर्वोच्च बलिदान को देश और धर्म के लिए समर्पित करते सदैव के लिए
इतिहास के स्वर्णाक्षरों में अपना नाम लिखा करके हम सब के लिए एक नई प्रेरणा दी है। उन राष्ट्र नायकों की प्रेरणा से प्रेरित होकर के हम आज वर्तमान पीढ़ी को भी उसके साथ दीक्षित करें, उसके साथ जोड़ें और समाज को एकजुट करने का कार्य करें। बहुत सारी चीजें अभी भी बनी हुई हैं जिसके खिलाफ सामाजिक संगठनों को और जातीय संगठनों को कार्य करने की आवश्यकता है। जाति और सामाजिक संगठन जातिवाद फैलाने के लिए नहीं, बल्कि इनका दायित्व बनता है कि अगर कहीं पे समाज के अंदर कोई विकृति है, बहुत सारी जगह हम देखते हैं बाल विवाह होता है, लोग शराब पीते हैं, लोग बालिकाओं को स्कूल नहीं भेजते हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, या किसी विकृत परंपरा को अपने साथ जोड़ करके उसके माध्यम से पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। हमें उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करना चाहिए कि दहेज नहीं लेना चाहिए, बाल विवाह नहीं करना चाहिए, बालक और बालिकाओं में भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज को, संपूर्ण समाज को एकजुट होकर के उन विकृतियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए जिन विकृतियों के कारण हमारा समाज और हमारा देश कभी किसी कालखंड में कमजोर हुआ था, बिखरा हुआ समाज था। तो सोमनाथ का मंदिर भी टूटता है और अयोध्या में राम मंदिर भी अपवित्र होता है, लेकिन जब एकजुट समाज होता है तो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। ये एकता का प्रभाव है और उस एकता को अपने साथ जोड़ करके सामाजिक कुरीतियों को, विकृतियों को दूर करना, लेकिन सामाजिक एकता का मार्ग प्रशस्त करके प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ करके आगे बढ़ने की प्रेरणा, यही महाराणा प्रताप की प्रेरणा है, यही महाराणा प्रताप का त्याग है, यही उनका बलिदान है। देश और धर्म के लिए उनके किए गए योगदान का यही प्रभाव है। और आज यही कारण है कि महाराणा प्रताप का त्याग और बलिदान देश के लिए और धर्म के लिए जो सर्वोच्च बलिदान है, इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हर भारतवासी हल्दी घाटी पहुंचता है, मेवाड़ की धरती को नमन करता है। याद रखना, हल्दी घाटी के वीर रस से भरी हुई कविता भी कोई लिखता है, कोई श्याम नारायण पांडे लिखता है। उस ओजस्वी कवि को नमन करने का अवसर होना चाहिए जिन्होंने भारत की वर्तमान पीढ़ी को महाराणा प्रताप के इस त्याग और बलिदान के साथ जोड़ने का कार्य किया अपनी पंक्तियों के माध्यम से। उन लोगों के बारे में सोचिए जो जनजातीय क्षेत्रों में रहते हैं। अभी मुझे पिछले दिनों थारू जनजाति के बीच में बलरामपुर में जाने का एक कार्यक्रम में अवसर मिला था। वहां पे थारू जनजाति के लोगों ने महाराणा प्रताप की ऐसे ही भव्य प्रतिमा लगाई हुई है। यानी आप लोगों को आज अवसर मिला, लेकिन थारू जनजाति के लोग बहुत पहले लगा चुके हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कभी महाराणा प्रताप की मूर्ति यहां कैसे लग गई? उन्होंने कहा, साहब हम भी महाराणा प्रताप के ही वंशज हैं और महाराणा प्रताप की प्रेरणा से हमने भी हल्दी घाटी के युद्ध में हमारे पूर्वजों ने भी भाग लिया था। कौन जोड़ेगा उनको? कौन जोड़ेगा उन लोगों को? आज उनके सामने विपन्नता है, कौन उन लोगों को अपने साथ जोड़ेगा? अगर हम सही मायने में महाराणा प्रताप को एक नायक के रूप में मानते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम भी जनजातीय समुदाय के साथ खड़े हों, उनकी पीड़ा के साथ, उनके उत्थान की लड़ाई में हम भी मिलकर के योगदान दे सकें। ये हमारा दायित्व होना चाहिए। हम भी उनके लिए कुछ कार्य कर गुजर सकें, हमें करना चाहिए। आप दूर मत जाइए, यहीं गोरखपुर में जाइए ना, पादरी बाजार के पास, पादरी बाजार के पास वहां पर एक बधिक टोला है। बधिक टोला आज से 25 साल 30 साल पहले की स्थिति थी। मैं जब 1998 में पहला चुनाव लड़ा तो मैं वहां नहीं गया,
मैंने जब बूथ देखा तो बूथ में मुझे वहां से सारे वोट मिले थे। मैं इसलिए नहीं गया था क्योंकि उस समय मेरी भ्रांतियां थी कि हो सकता है वहां पे मान्यता थी कि पुरुष काम नहीं करते, केवल महिलाएं कार्य करती हैं, और वहां पे शराब बहुत ज्यादा लोग पीते थे। 1999 का चुनाव में लड़ा था, तब भी नहीं गया। 2004 के चुनाव के समय वहां के कुछ कार्यकर्ताओं ने मेरा कार्यक्रम वहां पे लगा दिया। अचानक मैं गया तो मैंने देखा वो बेचारे बहुत प्रफुल्लित थे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भी मैं तो पहली बार आया हूं, लेकिन आप लोग वोट मुझे हमेशा देते थे, क्या मामला है? और उन्होंने कहा, देखिए हम भी आपके पास नहीं आते हैं क्योंकि हमें आने में संकोच होता है, लेकिन हम इसलिए वोट देते थे क्योंकि हमने महाराणा प्रताप के साथ हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। और हम भाजपा को वोट इसलिए देते हैं क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी उस लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रही है। आप देखिए सोच उनकी, उनमें से बहुत सारे लोग नशे में थे, लेकिन उन लोगों ने सुधार किया। आज आप जाइए बधिक टोला में विकास दिखता है, लोगों ने सुधार किया, लोग अब काम करना शुरू किए। लेकिन क्या महाराणा प्रताप के साथ अपनी स्मृतियों को जोड़े हुए उन लोगों को जोड़ने का दायित्व क्या हमारा नहीं बनता था? कौन जोड़ेगा? थारू जनजाति को कौन जोड़ेगा? बधिक टोला में निवास करने वाले उन सैकड़ों परिवारों को कौन जोड़ेगा जो सैकड़ों वर्ष पहले आए थे, बदहाल स्थिति में थे। एक लंबे समय तक उन लोगों ने गुमनाम जीवन यहां जीने का काम किया। उन्हें मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य कौन करेगा? समाज में दबे कुचले लोगों की आवाज को कौन शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य करेगा? अगर हम सब इसमें कुछ भी कार्य करते हैं, गरीब कन्याओं के लिए, गरीब छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था करवाते हैं, तो ये महाराणा प्रताप की प्रेरणा होती है। ये महाराणा प्रताप के प्रति सच्ची कृतज्ञता है। और मुझे लगता है यह इस प्रताप भवन के माध्यम से क्षत्रिय महासभा को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ना चाहिए। जातीय संगठनों की तरह हम लोग भी अगर आचरण करने लग जाएंगे, आप लोग भी आचरण करने लग जाएंगे, तो फिर आप अपने महापुरुषों के साथ अन्याय करेंगे। हमारा दायित्व है उससे अलग हट करके सामाजिक चेतना को जागरूक करने का कार्य, एक नायक को सामने रख करके, उस नायक को सामने रख करके, वह नायक जाति का नहीं राष्ट्र का है, और उसकी प्रेरणा से लेकर के हमें कार्य करना है। यह अभियान हम सबका दायित्व बनता, पूरे समाज को जोड़ करके एक नई चेतना के साथ कार्य करना, और यही नेतृत्व का गुण भी होना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है यहां पर आप लोगों ने स्वर्गीय श्री रघुनाथ चंद जी की प्रतिमा को भी स्थापित किया। स्वर्गीय रघुनाथ चंद जी कई बार वहां गए थे, मेवाड़ की यात्रा उन्होंने की थी, हल्दी घाटी में भी गए थे, और इसमें उन्होंने लेखनी का काम भी किया था। हमारा प्रयास होना चाहिए कि सभी अभियान निरंतर आगे बढ़ते रहने चाहिए, सामाजिक चेतना निरंतर आगे बढ़ती रहनी चाहिए, अलग हट करके कुछ नयापन हम लोग करें, और जातीय संगठन के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक संगठन के रूप में समाज के हर तबके को जोड़ करके अगर हम कार्य करेंगे तो ये सम्मान आपका बढ़ेगा। आप सभी के प्रति लोगों के मन में एक गौरव की अनुभूति होगी और लोग आपके प्रति सम्मान का भाव भी रखेंगे। और मुझे लगता है ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि महाराणा प्रताप की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा को, यानी पूरी प्रतिमा ही मैंने देखा यहाँ पे कि ये केवल एक सामान्य पत्थर नहीं, ये तो अपने आप में ग्रेनाइट की एक भव्य प्रतिमा है, ब्लैक ग्रेनाइट की प्रतिमा तो है ही, लेकिन ये अपने आप में ये प्रतिमा बहुत कुछ कह देती है आपके योगदान के बारे में और इन कार्यक्रमों के बारे में। इतना भारी भवन आपके पास यहाँ पे है, अच्छा पुस्तकालय बनाया जाना चाहिए, अच्छे रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ जुड़ना चाहिए। अच्छा होगा राष्ट्र नायकों के प्रति कोई व्यक्ति लेखनी करता है तो उनको स्कॉलरशिप की व्यवस्था, कि भाई कोई अगर महाराणा प्रताप पे शोध करता है, कोई शहीद बंधु सिंह पे शोध करता है,
कोई व्यक्ति 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में गोरखपुर या पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में कोई शोध लेखन करता है, 1 साल 2 साल के लिए उनको स्कॉलरशिप की व्यवस्था। अगर ये चीजें आप करेंगे, बहुत सारे लोगों को प्रेरणा प्राप्त होगी। लोक गायकों, लोक गायकी में, लोक कला में, लोक परंपराओं में ये सभी चीजें मौजूद हैं। उसको सजोने की आवश्यकता है। बहुत सकता है कुछ लोगों के घर में ताम्रपत्र हो, कुछ लोगों के घर में भोजपत्र हो, और उसमें उनको भी अगर संकलन करने का कार्य हो सकेगा तो मुझे लगता है कि वह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। एक समय आपके पास एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर आप कह पाएंगे कि देखिए हमने ये रचनात्मक कार्य किए। ये भी भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय कुछ नयापन करने की व्यवस्था, एक नया चीज पैदा करने की व्यवस्था, छात्रों को नए, अपनी युवा पीढ़ी को कंपटीशन के लिए तैयारी करना। वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हो सकता है, स्पोर्ट्स के लिए हो सकता है, और फिर मुझे लगता है कि आप तो शूटिंग की भी ट्रेनिंग उनको दे सकते हैं। बहुत अच्छा है, जिनकी रुचि है उनको शूटिंग की ट्रेनिंग दीजिए, शूटिंग रेंज बनवाइए, शूटिंग रेंज बना करके उनको बताइए कैसे आप कर सकते हैं। बहुत सारे, मुझे एक लड़का यहां गोरखपुर का मिला, मेरे सामने आया था, और यहां से नहीं, गोरखपुर का है, लेकिन यहां नहीं मंच मिला, दूसरे राज्य से जाकर के खेल रहा था और वहां के लिए मेडल प्राप्त कर रहा था। फिर मैंने प्रशासन से कहा, मैंने कहा इस बच्चे को राइफल दो, इस बच्चे के लिए शूटिंग रेंज बनाओ यहां पर, जिससे वह खेल में आगे आ सके। और मुझे लगता है हमारा दायित्व बनता है, स्पोर्ट्स में हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में हो, या गरीब छात्रों के लिए आगे बढ़ने के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है। याद रखना, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने प्रताप आश्रम बनाया था। प्रताप आश्रम में 250 से 300 बच्चे हर समय रह करके शिक्षा अध्ययन करते थे, आज भी करते हैं, बड़ी संख्या में बच्चे आज भी वहां रह करके अध्ययन करते थे। और उस प्रकार का एक मंच देना, हर समुदाय के बच्चे हैं, गरीब बच्चा कोई भी हो, किसी भी जाति समुदाय का है, अगर वह गरीब है, पढ़ना चाहता है, मंच आपका होगा, लेकिन वह आकर के पढ़े, कल वह आपके लिए एक वो बनेगा। कल कभी कोई ऐसी स्थिति आती है, उस समय आपके साथ खड़ा होगा, भामाशाह के रूप में खड़ा होगा, उस समय वह कुंजा के रूप में खड़ा होगा, उस समय वह कोई भील और मीना सरदार के रूप में आपके साथ खड़े होकर के समाज की इस लड़ाई में आपका योगदान देने और देश और धर्म के लिए कुछ कर गुजरने की एक प्रेरणा उसके मन में होगी। वह भाव हमें पैदा करना होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप को आपने सावन की इस माह में स्मरण करके उनकी भव्य प्रतिमा लगाई है। राष्ट्र नायक को इस अवसर पर कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सबको मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने यहां पर भव्य प्रतिमा लगाई, और अन्य अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ आप सब जुड़ेंगे। इसके लिए सरकार की तरफ से भी और गोरक्षपीठ की ओर से भी आपको भरपूर मदद मिलेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन आप गोरखपुर से सुन रहे थे, जहां पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया, और साथ ही उन्होंने सर्व समाज को लेकर संदेश दिया और कहा कि समाज एक होता है तभी राम मंदिर बनता है। सभी समाज को एकजुट करने की जरूरत है। कोई भी नायक या महानायक किसी जाति धर्म का नहीं होता, बल्कि वो राष्ट्र का नायक होता है। और कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान जरूरी है। बिखरे हुए समाज को एक करना जरूरी है।